तो दोस्तों IMDb रेटिंग 8.5 के साथ एडल्ट सर्टिफिकेट के साथ फाइनली एनिमल आज रिलीज हो चुकी है। इसे डायरेक्ट किया है संदीप रेड्डी वेंगा ने और इसमें अदाकारी करी है रणबीर कपूर ने और हीरोइन है रश्मिता मंडाना। इसके साथ अनिल कपूर भी है और बाकी बहुत सारे एक्टर्स हैं, लेकिन लॉर्ड बॉबी स्टैंड्स आउट। लॉर्ड बॉबी का रोल बहुत ही छोटा सा है। आपको अगर लगा होगा कि वो मेन प्रोटैगनिस्ट है तो बहुत ज्यादा रोल लिखे, बहुत ज्यादा नहीं है, 3-4 शॉट्स नहीं है, लेकिन भाई ही रियली क्रिएट्स एन इम्पैक्ट। वो पूरे स्टोरी को टर्न करके रख देता है सिंगल हैंडेडली, और इसके लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर का होना बहुत जरूरी था। और यहाँ पे लॉर्ड बॉबी वो कैरेक्टर है। मुझे ऐसा लगा था कि अनिल कपूर को शायद वो रोल मिले जो पूरे स्टोरी को टर्न करेगा, लेकिन अनिल कपूर का उतना सिग्निफिकेंट रोल नहीं है या उतना इम्पैक्टफुल रोल नहीं है जितना बॉबी का है। तो लॉर्ड बॉबी को लॉर्ड बॉबी क्यों कहते हैं, अगर आपको जानना है तो इस मूवी को जरूर देखिए। वैसे ही अगर आपको जानना है कि रणबीर कपूर को आजकल SRK के बाद सबसे बड़ा सुपरस्टार क्यों कहा जाता है, तो ये मूवी आप जरूर देखिए। इसमें हर एक इमोशन को रणबीर कपूर ने जिस तरीके से जिया है, और अनिल कपूर ने खुद एक्टिंग जितनी नहीं करी है उतनी अनिल कपूर कैसा है वो रणबीर कपूर के दिमाग से आपको पता चलता है। रणबीर कपूर अपने एक्टिंग से ये दिखाता है कि नहीं, अनिल कपूर ऐसा है। उसका विजन होता है अपने बाप के बारे में, और वो बाप जितनी एक्टिंग नहीं कर रहा है ना, उतना उस बेटे के एक्टिंग को देख के आपको पता चलता है, हाँ ही थिंक्स लाइक दिस अबाउट हिज डैडी। सो अनिल कपूर को निकाल भी दिया रहता ना फिल्म में, तब भी रणबीर कपूर सिंगल हैंडेडली आपको वो इमेज क्रिएट करके दे सकता था कि मेरा बाप कैसा है। ठीक है, दिस इज व्हाट आई लाइक अबाउट रणबीर कपूर। रणबीर कपूर की एक्टिंग इतनी अच्छी है कि आपको बहुत ही आसानी से ये कह सकते हो कि रणबीर कपूर की आज तक के करियर की सबसे बेस्ट एक्टिंग है। और मैं इस बंदे को अच्छा समझता हूं, मेरे ख्याल से ये सुपरस्टार मटेरियल है। कई सारे लोग केवल इसलिए उसके खिलाफ जाते हैं कि उसके पिताजी ऋषि कपूर है, तो कपूर खानदान से आता है, तो नेपोटिज्म है। भाई नेपोटिज्म के प्रोडक्ट अगर इतने अच्छे हैं तो मुझे नेपोटिज्म मंजूर है। मुझे शाहरुख खान भी मंजूर है, क्योंकि शाहरुख खान आम आदमी से आया था। वो आज का सुपरस्टार है, लेकिन कल का सुपरस्टार गारंटी से देता हूं एक नेपोटिज्म वाला कैरेक्टर है यार, लेकिन रणबीर कपूर रहेगा, गारंटी से देता हूं। इसके आस पड़ोस में भी कोई नहीं है। कोई आपको बॉलीवुड में एक भी ऐसा बंदा नहीं दिखेगा आपको, सलमान, शाह, ये अपना ऋतिक रोशन, या अब तो यानी वो कौन है सत्यमेव जयते वाला, वो तो मैं नाम भी भूलने लगा हूं इसका, ये लोग नहीं हाथ पकड़ेंगे इसका, ये बंदा। और वैसे भी एक वो काफी बूढ़े भी हो चुके हैं, लेकिन इवन ऋतिक रोशन भी इस लेवल का नहीं है जिस लेवल का मुझे रणबीर कपूर लगा। ऋतिक रोशन के भी रोल्स एक पट्टी में चलते हैं। इसने जितना वेरिएशन दिया यार, मैं गारंटी देता हूं कोई नहीं दे सकता इतना वेरिएशन। बॉलीवुड में है ही नहीं कोई एक्सेप्ट शाहरुख खान, वो दे सकता है। शाहरुख के बाद में ऐसा कोई इंसान नहीं है बॉलीवुड में जो इतने वेरिएशन एक ही मूवी में दे सकता है। और दूसरी बात कि ये बंदा रिस्क कितनी लेता है यार, एक मैं अलग वीडियो बना दूंगा कि रणबीर कपूर ने लाइफ में कितनी रिस्क ली है, कितने रिस्की रोल्स किए हैं, और ये भी एक बहुत ही रिस्की रोल है। दिस इज नॉट अ चॉकलेट हीरो रोल। उसका पूरा कैरेक्टर बदल गया है इसमें। ये यानी एक तरीके से ये एक विलन का ही रोल है। लॉर्ड बॉबी भी इसमें विलन है, लेकिन एक है ऐसा इसमें कि ये हीरो है ही नहीं इस मूवी का, या हीरो अगर है भी फर्स्ट हाफ में तो वो बाद में विलन ही बन जाता है। एंड या जहर से जैसे जहर काटा जाता है, वैसे ये विलन विलन को मारने की कोशिश करता है, तो कौन सा विलन जीतेगा, इसके ऊपर पूरी कहानी है। तो इसमें बुरा ही है सब कुछ, इसमें कोई भी अच्छा इंसान है ही नहीं। हाँ, रश्मिका को छोड़ दिया जाए तो, लेकिन अच्छे लोग है ही नहीं इसमें, दोनों ही बुरे हैं। और ये बहुत ही चैलेंजिंग रोल था मेरे ख्याल से। रणबीर कपूर रियली पुल्ड इट ऑफ वेरी वेल। दूसरी बात, संदीप रेड्डी वेंगा के बारे में। ये डायरेक्टर कैसा है, इसने तो यार डायरेक्टर भी है, स्क्रीन प्ले राइटर भी है, एडिटर भी है, सब कुछ इसी ने कर लिया। तो लोग मजाक उड़ा रहे थे कि अरे पैसे कम पड़ गए होंगे, रणबीर कपूर ने बहुत पैसे मांगे, 40 करोड़ रुपए केवल रणबीर कपूर ने ही मांगे। तो इसलिए लोग मजाक उड़ा रहे थे कि यार बजट कम होगा इसलिए संदीप ने ही सब कुछ किया। ऐसा नहीं है, संदीप ने फुल कन्विक्शन के साथ काम किया है। देखो, संदीप को आप क्रिटिसाइज करो, मैं मानता हूं,
देखो वो बहुत टॉक्सिक इंसान है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी है और वो टॉक्सिसिटी अपने मूवीज़ में दिखती है, मानता हूँ चलो। एनिमल में भी कई सारे लोग ये कहेंगे कि इसने शायद अपने ज़िंदगी का एक हिस्सा काट कर इस मूवी में डाल दिया, मानता हूँ। लेकिन इस बंदे में कमिटमेंट है, इसमें एक कन्विक्शन है। कमिटमेंट किस बात की? कमिटमेंट इस बात की कि जो मैंने प्रॉमिस किया है ऑडियंस को वही मिलेगा। 1% कम नहीं, 1% ज्यादा नहीं। जो उसने बोला एडल्ट सर्टिफिकेट है, वायलेंट रहेगी, इमोशनल अत्याचार रहेगा, थोड़ा सा सेक्सुअल भी रहेगी। एग्जैक्टली यही चीज उसने डिलीवर किया है। सो ही डिलीवर्स एज पर द एक्सपेक्टेशन ऑफ द ऑडियंस। ये पहले केवल हॉलीवुड करता था। हॉलीवुड के देखिए आप मैट्रिक्स मूवी देखो तो मैट्रिक्स के जितने भी सीक्वल्स है सारे के सारे मैट्रिक्स 1 के जैसे ही है, तो वो आपके एक्सपेक्टेशन से छेड़खानी नहीं करते। वैसे ही मार्वल के जितने भी मूवीज है एक जैसे दिखते हैं, एक पट्टी में बनाते हैं वो, क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशन मार्वल से वही है। 100 मूवी देख लीजिए, 100 मूवी के भी 1 2 3 सारे पार्ट एक जैसे ही दिखते हैं आपको। वैसा ही आपको जब उसने बोला था कि कबीर सिंह से 10 गुना ज्यादा वायलेंस दिखाऊंगा, या उसने ये बोला था कि कबीर सिंह तो कुछ भी नहीं है, वायलेंट मूवी मैं आपको दिखाता हूं क्या होती है, नेक्स्ट मूवी देख लेना। तो वो कमिटमेंट उसने जो हमें करी थी उस समय, वो कमिटमेंट उसने पूरी तरीके से इस मूवी में सेटिस्फाई करी है। बिल्कुल उसके ऊपर खरा उतरा है वो बंदा। और दूसरा होता है कन्विक्शन। कन्विक्शन यानी आप कितना बिलीव करते हो अपने खुद के स्टोरी में, आपको क्या दिखाना है। इसको ये दिखाना था कि भैया आपके अंदर का जो रॉ एनिमल है ना, उसको पुचकारना था इस आदमी को, बस इतना करना था संदीप को, और संदीप ने वो किया। ये मूवी ना आम आदमी के लिए है ही नहीं। आप जो आपके एनिमल के ऊपर आप जो ऐसा सिविलाइजेशन का लबादा ओढ़े रहते हो, हाँ बड़े सिविलाइज रहते हो ना आप, वो सिविलाइज इंसान के लिए मूवी है ही नहीं। इट इज फॉर द एनिमल इनसाइड यू। इस मूवी का टाइटल भी उसने करेक्ट दिया, एनिमल, एनिमल के लिए ही ये मूवी है। आपके अंदर के जानवर को पुचकारने के लिए उसने ये मूवी बनाई। और ये मूवी बिल्कुल ही पिन पॉइंट सही जगह पे सटीक निशाना लगाती है। इसका डायरेक्शन, स्क्रीन प्ले, एडिटिंग में अब डिटेल में बताता हूँ। डायरेक्शन क्यों मुझे अच्छा लगा? डायरेक्शन इसलिए अच्छा लगा क्योंकि इसमें एक्शन केवल एक्शन नहीं है। हर एक सीन अगर आप देखो तो उसमें केवल वो सीन नहीं है, उसमें सिर्फ स्टोरी टेलिंग नहीं है, वो स्टोरी टेलिंग विद इमोशन। आप वो जीते हो, वो हर एक सीन आप जीते हो इमोशन के साथ। ये कब मुमकिन है? जब आप एक्शन के साथ इमोशन को जोड़ दो। ये आज तक कभी हॉलीवुड वालों ने भी नहीं किया। बॉलीवुड तो छोड़ ही दो, बॉलीवुड वाले तो पहले एक्सपेरिमेंट नहीं करते कोई। ये बंदे ने इमोशन को, मान लीजिए जैसे जॉन विक है, जॉन विक इज ओनली एक्शन। वो आप थिएटर से निकलने के बाद में ट्रैफिक में ही भूल जाओगे, घर आते समय तो आपको आने के बाद आपको जॉन विक याद भी नहीं रहेगा। ये मूवी के साथ ऐसा नहीं है, कम से कम एक हफ्ता आपके जहन में रहेगी। क्यों? क्योंकि इमोशन आदमी भूलता नहीं है। हर एक सीन में इमोशन है, भले उसमें वायलेंस भी हो लेकिन इमोशन से, वायलेंस के साथ भी इमोशन से। कन्विक्शन का एक एग्जांपल देता हूं, देखो ये एक सीन देखिए, इसमें भी गोली मारी जा रही है, वो तो सर में गोली मारी जा रही है तो गोली इन भेजा आउट, इस टाइप का सीन होना चाहिए था। लेकिन देखो कितना फुसका सा सीन इसमें दिया है। ये कोई दूसरी मूवी है। एनिमल में देखो ऐसा ही सीन, इसमें तो दिमाग में भी गोली नहीं डाली है, छाती में डाली है। गोली इन, कलेजा आउट, और केवल कलेजा आउट नहीं, बॉडी उड़ते हुए वगैरह। कन्विक्शन आपको कितना दिखता है इस सीन में? बिलीफ, डायरेक्टर का बिलीफ कितना है वो आपको ऐसे दिखता है कि डायरेक्टर बिलीव्स कि वाकई इट्स अ, इट्स अ बुलेट व्हिच हैज पियर्स थ्रू द बॉडी ऑफ समवन। तो डायरेक्टर बिलीव्स एंड दैट्स व्हाई दिस सीन बिकम्स दैट रियलिस्टिक, एंड दैट्स व्हाई यू आल्सो बिलीव कि अरे बाप रे ऐसा हो गया। यू फील दैट, और ये एक बुलेट है। ऐसे तो कितने बुलेट्स, इसमें मशीन गन्स, इतने टाइप के मशीन गन्स दिखाए हैं, इतनी बुलेट्स चली है। मैं आपको एक सीन दिखाया। दिस इज हाउ मच इज द कन्विक्शन। इस कन्विक्शन के साथ पूरा एक्शन किया हुआ है, पूरे 3.5 घंटे। वैसे एक्शन केवल 20 मिनट का होगा सब मिला के, लेकिन जो बाकी 3 घंटा है ना, वो 3 घंटा भी फुल ड्रामा है। और वो ड्रामा केवल सादा ड्रामा नहीं है, ड्रामा भी वायलेंट है यार। ड्रामा में भी इमोशनल अत्याचार है, इमोशनल वायलेंस है, ट्रिमेंडस। तो हर एक चीज इस कन्विक्शन के साथ बनाई गई है। दूसरी बात, इसमें कोई भी रूल फॉलो ही नहीं हुआ है यार। ये मूवी रूल्स फॉलो नहीं कर रही, कोई भी रूल नहीं। जैसे एक बेसिक रूल है यार, हम यूट्यूबर भी फॉलो करते हैं कि कोई भी हमारा जो आवाज होता है, वोकल्स होते हैं ना, वो 6 डेसिबल से, -6 डेसिबल से ऊपर हम नहीं डालते।
नॉर्मली -6 डेसिबल ही रखता है, इससे ऊपर अगर आवाज करोगे तो वो फटेगा। मेरे हर एक वीडियो में देख लीजिए, मेरा आवाज कभी नहीं फटता। क्यों? क्योंकि -6 डेसिबल के ऊपर मैं नहीं लेता हूं। कोई भी मूवी बनाने वाला ऐसा ही करता है। लेकिन संदीप रेड्डी वेंगा ये कोई अलग ही प्लेनेट से आया हुआ बंदा लगता है। ये कोई नियम फॉलो ही नहीं करता यार। उसने ये भी नियम नहीं फॉलो करा। जैसे इसका ट्रेलर अगर आप देखोगे ना, तो इस ट्रेलर में जब तक आप ये देखोगे कि अनिल कपूर बात कर रहा है तो वो बहुत अच्छे से बात कर रहा है, 6 डेसिबल के अंदर बात कर रहा है। उसके बाद में पहले पहले तो रणबीर कपूर भी 6 डेसिबल तक ही बात करता है। लेकिन रणबीर कपूर जब चिल्लाता है तब उसका आवाज फटता है। वो -6 डेसिबल के भी ऊपर चला जाता है, तब वो फटने लगता है। और उससे भी ज्यादा डरावना आवाज बैकग्राउंड म्यूजिक उस समय बजता है, एकदम बैकग्राउंड म्यूजिक लाउड हो जाता है उस समय, वो भी फटता है, वो भी आवाज फटता है। दोनों आवाजें फट रही है और -6 डेसिबल से ऊपर है। तो ये बेसिकली आपको स्केयर करने के लिए है। तो ये 10 सेकंड का जो शॉट है, ये 10 सेकंड का स्केरी शॉट है। ये इसे कुछ तो कहते हैं वो फिल्म मेकिंग में, कुछ उसको स्केयर जंप स्केयर कहते हैं इसको। जंप स्केयर यानी अचानक से कोई इमेज आ जाएगी जो डरावनी होगी, अचानक से आवाज बढ़ जाएगा, अचानक से ऐसा कुछ दिखा देंगे जिससे आप डर जाओगे। तो ये बेसिकली आपको डराने के लिए है। ये नियम, सब कुछ नियम ब्रेक करके ये बंदा एक हॉरर कम काइंड ऑफ एक्शन मूवी बनाना चाहता है। हर एक एक्शन सीन के वक्त म्यूजिक देखना लाउड हो जाएगा और वो काफी देर तक लाउड रहता है। और ये जब लाउड रहता है तो -6 डेसिबल से भी ऊपर चला जाता है, फटता है, लिटरली आवाज फटता है। आप कितने ही अच्छे थिएटर में देख लो, ये आवाज फटेगा, क्योंकि बनाया ही फटने लायक आवाज है। ये बनाया ही है -6 डेसिबल के ऊपर। इसलिए ये आउट ऑफ द वर्ल्ड एक्सपीरियंस देता है आपको। आपने ऐसी एक्शन मूवी आज तक कभी नहीं देखी होगी। क्यों? क्योंकि ऐसे एक्सपेरिमेंट कोई नहीं करता। ऐसा एक्सपेरिमेंट बहुत साल पहले 1971 में एक अर्थक्वेक नाम की हॉलीवुड मूवी आई थी। उसमें जब भी अर्थक्वेक आते थे ना, तब लो फ्रीक्वेंसी साउंड का यूज किया गया था। वो बाद में बैन हो गया, उसे बहुत गलत प्रैक्टिस माना गया। लेकिन शायद इंडिया में ये सब कुछ चलता है, यानी -6 डेसिबल से ऊपर ये कोई खास ऐसे उसने लो फ्रीक्वेंसी साउंड तो इस्तेमाल नहीं किया ना, तो मेरे ख्याल से ये लीगल होगा, इसलिए इसने ये किया है। लेकिन ऐसा कोई नहीं करता, और कोई भी मूवी में मैंने ऐसा नहीं देखा जो आवाज इतना लाउड या इतना फटने तक आवाज वो बढ़ाएगा। ऐसा मैंने आज तक कभी नहीं देखा। दूसरा एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसके हर एक सीन में जो सीन्स है, अब मैं इसके एडिटिंग के ऊपर आता हूँ कि संदीप की एडिटिंग कैसी है। ये सीन्स को छोटा छोटा रखा है उसने, और बहुत सारे छोटे सीन्स को मिलाकर एक 3.5 घंटे की मूवी बनाई है। इसमें इसका क्या लॉजिक है मैं बताता हूँ। देखो, अटेंशन स्पैन आपका कम है, ये संदीप को भी पता है ना। लेकिन उसने वो टेक्निक यूज की है जो यूट्यूब शॉर्ट्स यूज करता है या फिर फेसबुक के रील्स में यूज होता है। फेसबुक के रील देखिए 1-1 मिनट के होते हैं, है ना, छोटे होते हैं, क्योंकि अटेंशन स्पैन हमारा 1 मिनट भी नहीं है। तो वो रील भी कभी कभी हम आधी देखते हैं और क्लिक नेक्स्ट, यानी नेक्स्ट रील के ऊपर चले जाते हैं। नेक्स्ट रील ऑल टुगेदर डिफरेंट टॉपिक के ऊपर होती है, लेकिन फिर भी हम 1 मिनट तक देख लेते हैं। फिर हमारा जब यानी ये हो जाता है, यानी जब हम ऊबने लगते हैं तब वो रील ही खत्म हो जाती है, यानी हमारे ऊबने से पहले वो रील खत्म हो जाती है ना। लेकिन ऐसे हम बहुत सारे रील देख लेते हैं। वही संदीप ने किया है इसमें। उसने क्या किया है कि हर एक सीन को इतना छोटा रखा है कि आप उस सीन में ऊबने लगो, इससे पहले वो सीन ही खत्म हो जाता है, और बाद में वो दूसरा सीन चालू कर देता है। और दूसरे सीन को पहले सीन से उसने रिलेट भी नहीं किया, ट्रांजिशन भी नहीं है। नॉर्मली ट्रांजिशन क्या होता है मैं बताता हूँ। देखिए, नॉर्मली एक्टर को एक अच्छा व्यक्ति दिखाया जाता है, बाद में फिर कुछ तो उसके साथ अन्याय होगा, फिर वो थोड़ा थोड़ा बुरा बनेगा, फिर आखिर में वो बिल्कुल ही बुरा बन जाता है। ट्रांजिशन है ना, सिंपल सिंपल वो, यानी एक ट्रांजिशन है तो आपको वो हजम होता है ना। इसमें संदीप ने जानबूझ के ऐसा रखा है कि एक सीन एक चीज के ऊपर है, दूसरा सीन ऑल टुगेदर डिफरेंट है, कोई ट्रांजिशन ही नहीं है दोनों में, फिर तीसरा सीन ऑल टुगेदर डिफरेंट है। तो इतने डिफरेंट डिफरेंट सीन्स है, और इसमें इतना वो पास्ट और प्रेजेंट में जंप करते रहता है कि आप एक बार को तो आपको थोड़ा सा कंफ्यूज भी होते हो आप, लेकिन आप एंगेज्ड रहते हो, क्योंकि आप सोचते रहते हो कि क्या चल क्या रहा है यहाँ पे, तो आप एंगेज्ड हो। हालांकि इसकी स्टोरी इतनी सिंपल है कि बाप के मौत का बदला लेना है, इतनी सिंपल स्टोरी है। लेकिन इसमें जो इव्हेंट्स है, इसमें उसने इतना खुला खुला के, यानी आम्ही मराठीत म्हणतो की इतकं खुलवून खुलवून सांगितलेलं आहे ते, की यू गेट एंगेज्ड इनटू द स्टोरी टेलिंग।
दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये जो संदीप को आप कहते हो कि ये अच्छा डायरेक्टर है क्या, इसका एडिटिंग अच्छा है क्या, दिस इज द प्रूफ कि उसका एडिटिंग बहुत अच्छा है। कई सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि इतने छोटे छोटे क्लिप्स क्यों लगा दिए हैं इसने, अरे उसका मास्टरमाइंड है बाबा उसमें, वो आपको बोर नहीं कराना चाहता, नहीं तो 3.5 घंटे की मूवी आप देखोगे क्या। आप फिर भी देखते हो, 3.5 घंटा कब खत्म हुआ आपको पता तक नहीं चलता, लोग एंड क्रेडिट्स तक देख लेते हैं यार, तब जाके तो हमें पता चला ना एंड क्रेडिट्स में एक सीन है। तो इतना एंगेजिंग आपको रखने के लिए उसने कुछ तो किया रहेगा ना, डोंट कंसिडर हिम टू बी अ फूल, कह रहे ऐसे है उसको ये नहीं आता। उसने बहुत सारे रूल्स ब्रेक किए हैं, इस वजह से उसका डायरेक्शन मुझे अच्छा लगा, उसका एडिटिंग मुझे अच्छा लगा। और स्टोरी टेलिंग, अब मैं स्क्रीन प्ले के ऊपर आता हूँ, स्क्रीन प्ले राइटिंग जो उसने करी है वो भी मुझे अच्छी लगी, इसलिए क्योंकि एक इतने सिंपल स्टोरी को आपने इतना यानी ऐसा इंटरेस्टिंग बनाकर दिखाया है, जो रिप्रेजेंटेशन है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप ये इमेजिन नहीं कर सकते कि ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अगर मैं आपको सिंपल स्टोरी एक लाइन में बता दूं तो वो बस इतनी है कि भैया बाप के मौत का बदला लेगा। इस मूवी को कितना इंटरेस्टिंग कोई बना सकता है यार, कोई भी सोच लो, है ना, आप खुद सोच लो आप क्या बनाओगे। इस बंदे ने करके दिखाया है, इसने इतना इंटरेस्टिंग बनाया है कि आप 3.5 घंटे तक उठते ही नहीं हो सीट से। सो दैट्स व्हाई आई फील संदीप रेड्डी वेंगा हैज डन अ फैंटास्टिक जॉब। इसने बैकग्राउंड म्यूजिक का भी बहुत अच्छा इस्तेमाल किया, जैसे मैंने आपको जंप स्केयर के बारे में बताया, वैसे ही एक्शन चलते समय एक बहुत ही लंबी थीम म्यूजिक चलती रहती है, एक्शन की थीम म्यूजिक। ये मैंने देखा था पठान में, पठान में भी एक थीम म्यूजिक चलती रहती है एक्शन वाली, लेकिन इसमें ज्यादा लंबी लगी मुझे, और ज्यादा समय इस्तेमाल करी है, ज़्यादा इंस्टेंसेस पे इस्तेमाल करी है, बहुत ज़्यादा समय इसने इस्तेमाल करी है, वेरी नाइस। ये नॉर्मली हॉलीवुड मूवीज में हम देखते हैं, लेकिन ये मुझे बॉलीवुड मूवी में देखकर बहुत अच्छा लगा, और हॉलीवुड से भी बहुत अच्छा काम हुआ है इस मूवी का काम। हॉलीवुड वाले भी देखना चाहिए यार ऐसे मूवी को, RRR देखना चाहिए हमारा, जबरदस्त काम हुआ था। इस मूवी को भी लोगों ने देखना चाहिए, इवन जवान को भी लोगों ने देखना चाहिए कि वुमेन एम्पावरमेंट हम कैसे दिखाते हैं, हमारे मूवीज में वुमेन को क्या सॉलिड प्लेस दिया जाता है, कितना इंपॉर्टेंट रोल दिया जाता है। वैसा ही मेरे ख्याल से इस मूवी को भी फॉरेन वाले लोगों ने देखना चाहिए कि यार ये क्या है, यानी ये जो टेक्निक्स यूज कर रहा है ना बंदा, दे आर आउट ऑफ द वर्ल्ड, आज तक कभी किसी ने इस्तेमाल नहीं किया, या ट्रेंड सेटिंग हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गया संदीप रेड्डी वेंगा के बारे में। तो मैंने दो मेन कैरेक्टर्स के बारे में बात कर लिया, रणबीर कपूर का बिल्कुल मैंने सब बता दिया, संदीप रेड्डी वेंगा। अब मैं थोड़ा सा आ जाता हूँ रश्मिका मंडाना के बारे में। शी इज द एक्ट्रेस या फिर हीरोइन आप कह सकते हो, फीमेल मेन एक्टर। उनका रोल अच्छा है, ऑफ कोर्स रणबीर कपूर का रोल जितना ताकतवर है उतना ताकतवर इसका नहीं है, लेकिन जितना भी था कन्विक्शन में कोई कमी नहीं लगी मुझे। जिस कन्विक्शन के साथ संदीप काम कर रहा है, जिस कन्विक्शन के साथ रणबीर कपूर काम कर रहा है, उसी कन्विक्शन के साथ रश्मिता मंडाना भी काम करते हुए दिखाई दी। आपको ट्रेलर में उनका एक डायलॉग बहुत ही खराब लगा, मैं मानता हूँ बहुत सारे लोगों को खराब लगा, और लोग कह देते कि अरे क्या बोल रही है, मुंह से सुपारी थूक कर बात कर, ऐसा बहुत सारा उसके ऊपर मजाक उड़ा। लेकिन अगर आप ये मूवी देखोगे ना तो आप ऐसा मजाक नहीं उड़ाओगे, क्योंकि उसने एक्टिंग केवल डायलॉग डिलीवरी से नहीं की है, उसकी आंखें बोलती है, उसके इमोशंस उसके चेहरे पे दिखते हैं, वो जहाँ जहाँ पे पॉज लेती है डायलॉग्स के बीच में वहां पे उसके इमोशंस दिखते हैं, उसके बॉडी लैंग्वेज में इमोशंस दिखते हैं। तो ये बंदी उस लेवल का एक्टिंग कर रही है जिस लेवल का एक्टिंग आपने रणबीर कपूर की देखी है इस मूवी में। दोनों ने जबरदस्त एक्टिंग करी है। मैं पहले रश्मिता को इतना जानता भी नहीं था कि ये कैसी एक्टिंग करती है, कैसी है बंदी, लेकिन अच्छा लगा यार, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। शी इज रियली गुड, शी हैज डन जस्टिस टू द रोल, ऐसा मैं जरूर कहूंगा। यहाँ पे चारों ने बहुत अच्छा काम किया है, रणबीर कपूर ने भी, रश्मिता ने भी, अनिल कपूर तो हमेशा ही अच्छा काम करते, लेकिन लॉर्ड बॉबी क्या जबरदस्त कमबैक है यार इसका। लॉर्ड बॉबी का कमबैक मैं आपको बताऊं, इसने अभी कमबैक का क्या मतलब है कि इसने बहुत सालों से मूवीज नहीं करी थी, और फाइनली इसने अभी एक वेब सीरीज करी थी आश्रम। उसमें भी आश्रम का टॉपिक भक्तों को बहुत यानी बुरा लगा था, चुभा था उन्हें, यार ऐसे कैसे बना दिया। लेकिन लॉर्ड बॉबी के बारे में किसी ने बुरा नहीं बोला,
उस समय भी उसकी एक्टिंग को सराहा गया था। और इस मूवी में मैं गारंटी देता हूँ कि लोगों को बहुत पसंद आएगी इसकी एक्टिंग। वो पूरा सिंगल हैंडेडली इस पूरे स्टोरी का प्लॉट लाइन चेंज कर देता है, पूरी स्टोरी घुमा देता है, पूरी मूवी चेंज हो जाती है इसके एंट्री के बाद। और इसको केवल 3-4 सीन दिए यार, संदीप ने इससे ज्यादा सीन देने चाहिए थे इसको। 3-4 सीन दिए केवल इसको, यानी ये ऑलमोस्ट एक कैमियो काइंड ऑफ अ रोल है। ये पूरा रोल भी नहीं है, लेकिन उसमें भी इस इतना इम्पैक्ट बनाता है यार लॉर्ड बॉबी कि आपको थिएटर से बाहर निकलने के बाद में रणबीर के साथ ये भी याद रहेगा, दिमाग में रहेगा ये बंदा। मेरे ख्याल से इसमें सबसे वीक अनिल कपूर रहा है। आपको रश्मिता की भी एक्टिंग अच्छी लगेगी, बॉबी देओल की उसके भी अच्छी लगेगी, और सबसे अच्छी लगेगी आपको रणबीर कपूर की एक्टिंग। ओके, तो दिस इज हाउ इट इज। अब क्या क्या इंप्रूव होना चाहिए था? देखो, मूवी बहुत अच्छी है, मूवी में ऐसा खास कुछ इंप्रूव होने लायक है नहीं, लेकिन फिर भी मैं एक दो पॉइंट्स आपको बता दूंगा। पहला पॉइंट, मुझे ऐसा लगता है कि इसके जो वोकल्स है ना, वो थोड़े से कॉम्प्रोमाइज्ड लगे मुझे। ऐसा क्लियर आवाज नहीं, ऐसा क्रिस्टल क्लियर क्या बोला है समझ में आ गया, ऐसा नहीं है। कई बार आप बिल्कुल ऐसे कान दे के सुनते हो कि अरे क्या बोल क्या रहे हो, म्यूजिक सुनाई दे रहा है, म्यूजिक आपके इमोशंस को देखो। मैक्सिमम चीजें ना कन्वे कैसे कर किया जा रहा है आपसे, आपको केवल म्यूजिक के रिदम से कन्वे किया जा रहा है कि चल क्या रहा है। आप मूवी सुन भी नहीं रहे हो ठीक से, आप सिर्फ म्यूजिक से समझ रहे हो कि बेसिकली चल क्या रहा है। ठीक है, तो बैकग्राउंड म्यूजिक को मैं 10 ऑफ 10 दूंगा, मैं बोलूंगा 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स ले लो। लेकिन वोकल्स, वोकल्स पे काम थोड़ा सा कमजोर लगा मुझे। वोकल्स कई बार आपको सुनाई ही नहीं देते। ये रश्मिता का प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम कुछ तो उनके ऑडियो का प्रॉब्लम लगा मुझे। सभी के डायलॉग्स, अब देखो, रणबीर कपूर इज अ वेरी टैलेंटेड गाय। वो जब डायलॉग डिलीवरी बोलता है तो उसका क्लियर ही रहता है। अनिल कपूर आप जानते हो, लॉर्ड बॉबी आप जानते हो, तो इनकी डायलॉग डिलीवरी क्लियर ही है, तो उसमें कोई खास है नहीं, यानी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन कई बार रश्मिता हैज टू फेस द ब्रंच ऑफ इट, तो उनके डायलॉग्स थोड़े से क्लियर आपको नहीं सुनाई देते। लेकिन शी इज अ फैंटास्टिक एक्ट्रेस। आप अगर उनकी एक्टिंग, वोकल्स को छोड़कर बाकी भी उनकी एक्टिंग देखोगे, फेशियल एक्सप्रेशंस देखोगे, तो आप भी उनके फैन बन जाओगे। फिर आप उन्हें क्रिटिसाइज शायद नहीं करोगे, आपका दिल नहीं करेगा उसे क्रिटिसाइज करने का। मेरे ख्याल से ये कुछ तो ऑडियो का प्रॉब्लम है। तो वोकल सभी के खराब थे, लेकिन रश्मिता के आपको समझ ही नहीं आते कई बार, ये प्रॉब्लम जरूर है। ओके, इसमें एक ही प्रॉब्लम है केवल कि मूवी लंबी है ना। तो देखो, अब मुझे एक ही बार देखनी है मूवी, सपोज तो मैं एक ही टिकट बुक करूंगा, तो एक टिकट में मुझे थिएटर वाले ने बैठा दिया 3.5 घंटा। इसके जगह पे वो थिएटर वाला दो शोज, इसी इसी मूवी के दो शोज दिखा सकता था अगर ये मूवी छोटी होती तो, 1.5-1.5 घंटे की होती तो नॉर्मल मूवी के जैसे। लेकिन इसने दो मूवीज के जितना साइज की एक ही मूवी बना दी, तो टिकट तो एक ही खरीदा जाएगा ना, और टिकट की तो कॉस्ट भी ऑलमोस्ट उतनी होगी, थोड़ा सा बढ़ा दोगे आप लेकिन कॉस्ट भी ऑलमोस्ट तो उतनी होगी। इसलिए इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पे थोड़ा सा असर पड़ सकता है। लेकिन लोग जितना हाइप, इसका जो प्रमोशन जिस तरीके से किया है, इन्होंने शायद 28 सितंबर को इसका टीजर रिलीज किया, यानी 2 महीने पहले। उसके बाद में जस्ट 10 दिन पहले, यानी 23 नवंबर को इन्होंने ट्रेलर रिलीज किया। और जब ट्रेलर हॉट था, ट्रेलर ने जितना लोगों को स्पाइक किया, उस स्पाइक के अंदर ही इन्होंने मूवी रिलीज कर दी। तो मेरे ख्याल से मूवी चलेगी, क्योंकि उतना उन्होंने टेम्पो पहले बनाया और उसके बाद में मूवी रिलीज करी। और दूसरी बात कि अभी कोई बड़ी मूवी आ भी नहीं रही है। सैम बहादुर तो कई सारे लोग कह रहे हैं कि एक फ्लॉप मूवी हो चुकी है, आज के परफॉर्मेंस के बाद पता चल गया है। और सैम बहादुर वाले लोग खुद ये कह रहे थे कि यार हम क्लैश तो कर रहे हैं एनिमल के साथ, लेकिन एनिमल का ओवरफ्लो हमें शायद मिल जाए, अगर लोगों को एनिमल के टिकट ना मिले तो हमें मिल जाए। तो जो खुद ही ऐसा कह रहे हैं वो कहाँ से टक्कर देंगे जी एनिमल को? मुझे नहीं लगता एनिमल को इनके वजह से कोई टक्कर मिलेगी। और नेक्स्ट बिग मूवी कौन सी आ रही है? नेक्स्ट बिग मूवी आ रही है डंकी या सलार, ये दोनों ही आ रही है 22 दिसंबर को। तो 3 हफ्ते मिल जाते हैं ना यार, 1 दिसंबर से 22 दिसंबर, यानी 22 दिन मिल जाते हैं ना। 22 दिन में, या 21 दिन मान लो, 21 दिन में, यानी 3 हफ्तों में ये मूवी तो बिल्कुल, यानी मेरे ख्याल से 300 से 500 करोड़ का कलेक्शन बहुत ही आसानी से ये कर सकती है। बिसाइड्स ये एक एक्शन मूवी है, जिसके वजह से ये आउट ऑफ इंडिया भी बहुत चलेगी। आजकल पूरी दुनिया एक्शन की तरफ जा रही है, और एक्शन लोग, यानी एक्शन भी कैसी होती जा रही है, मैं एक ट्रेंड बता रहा हूँ आपको। हॉलीवुड में भी ऐसा ही है। आपके जो
साउथ कोरियन मूवीज है उनमें भी वैसे ही कोरियन ड्रामा भी वायलेंट हो रहा है और बॉलीवुड भी आजकल वायलेंट हो रहा है। तो वायलेंस कैसे हो रहा है मैं बताता हूँ। पहले देखिए एक्शन मूवी का क्या मतलब था, जैसे ट्रू लाइज, उसमें कोई ऐसा यानी खून खराबा टाइप ऑफ मूवी नहीं थी, लेकिन एक्शन मूवी थी। उसमें टैलेंट ज्यादा था, रियल एक्शन कम था, या फिर एक्शन में एडवेंचर ज्यादा था, वायलेंस कम था, है ना। इंडियाना जोन्स देख लो, एडवेंचर बहुत है, वायलेंस कम है ना। ऐसे मूवीज पहले बनी करती थी। इंडिया में भी मूवीज ऐसे ही हुआ करती थी, एडवेंचर ज्यादा, एक्शन भी है लेकिन वायलेंस नहीं है ना। उस टाइप की एक्शन मूवीज होती थी। आजकल आप देखिए हॉलीवुड में भी, आपको देखिए जॉन विक 1 2 3 4, कट थ्रोट एक्शन, 100, उससे भी पहले 100 आई थी, 1 2 3 4, वायलेंस, ट्रिमेंडस वायलेंस, डिस्टर्बिंग मूवीज, और ये ट्रेंड बनते जा रहा है हॉलीवुड में। वैसे ही इंडिया में भी आप देखिए गैंग्स ऑफ वसेपुर, ये मूवी देख लो। गैंग्स ऑफ वसेपुर मेरे ख्याल से खून खराबा उतना नहीं था जितना गाली गलौच यार, किस लेवल की गाली गलौच यार, यानी कंप्लीट मूवी भर आपको गाली। वो इससे भी पहले आई थी बैंडेड क्वीन, गाली गलौच, ट्रिमेंडस गाली गलौच। तो पूरी दुनिया ही वायलेंस, रॉ कंटेंट, बिना फिल्टर, और एक्शन यानी केवल झगड़ा नहीं है, ऐसा स्किलफुल एक्शन नहीं है, ये ना मारकाट, ब्लड शेड, विभत्सता है ना इस लेवल की, यार है कुछ भी बोल देंगे, बिल्कुल कोई फिल्टर ही नहीं है। ये हॉलीवुड में भी हो रहा है, बॉलीवुड में भी हो रहा है। तो मेरे ख्याल से ये सही समय पे रिलीज हुई है, क्योंकि आज ऑडियंस शायद यही चाहती है, तभी तो ये बिकता है। जो बिकता है वही तो चलेगा ना। तो जो लोगों को चाहिए वो ये मूवी दे रही है। आज आप देखिए आपका मीडिया कितना वायलेंट हो चुका है, कंटिन्यूअसली हिंदू मुस्लिम चलते रहता है। अगर किसी का लिंचिंग हो गया तो वो तो उनके लिए बिल्कुल ऐसे यानी खुश हो के उसके बारे में बताएंगे, या अगर किसी का सर तन से जुदा हो गया तो उसके ऊपर फिर पूरा ऐसा बैठक बना के आपको क्या लगता है। और जितना टीवी शो के अंदर वो ज्यादा झगड़ा लगाते हैं ना, इतना मीडिया हमारा खराब नहीं था यार पहले। बॉलीवुड भी इतना खराब नहीं है, खराब यानी वायलेंट, इस हद तक वायलेंट। तो इस वायलेंस के एनवायरनमेंट में शायद ये मूवी ज्यादा चलेगी, ऐसा मुझे लगता है। दिस मूवी एक्चुअली टचेस दैट रॉ नर्व जो आप हमेशा ही टच करवाते हो आजकल मीडिया में, या फिर मूवीज के थ्रू। इवन कोरियन ड्रामाज यार कितने क्लासिक हुआ करते थे यार, आज के कोरियन ड्रामा देख लो कितना वायलेंस है उसमें। तो आपको जो चीज अच्छी लगती है ना, जो आपकी खुजली है, आज आपकी जो खुजली बन चुकी है, आप जो देखते हो कि अरे रशिया यूक्रेन वॉर हो गया, क्यों देखते हो? इसीलिए ना कि आपको वायलेंस पसंद आता है। वर्ल्ड वॉर 3 हो जाएगा, कितने कितने टीवी चैनल पे आप देखते हो, क्यों? आपको मजा आता है आजकल। किम जोंग उन ने कुछ छींक भी दिया, उसके ऊपर कितने सारे शो बनते हैं। या फिर अभी इसराइल पैलेस्टाइन का क्या चल रहा है, जितनी विभत्सता आप देखोगे उतना मजा आता है आजकल लोगों को। ये जो रॉ नर्व आप उसमें खुजली आ गई है ना आपकी, इस खुजली को और बढ़ाने वाला ही काम ये है। तो ये मूवी मेरे ख्याल से करंट टाइम में चलेगी। अच्छी है क्या? तो इसके ऊपर तो मैं कहूंगा नहीं। संदीप रेड्डी वेंगा की कोई भी मूवी अच्छी नहीं होती। ये बहुत ही टॉक्सिक आदमी खुद है, और इसकी सभी मूवीज टॉक्सिक होती है। ये अपने लाइफ की टॉक्सिसिटी आजकल पूरी दुनिया में ऐसे मूवीज बना बना कर दे रहा है। तो आई डोंट लाइक हिम एज अ पर्सन, बट आई रिस्पेक्ट हिम फॉर हिज टैलेंट। वो ऐसे ऐसे ग्राउंड ब्रेकिंग चीजें इस्तेमाल कर रहा है जो इंडस्ट्री में आज तक कभी नहीं आई थी। और हाँ, ये टॉक्सिक आदमी है, और वो टॉक्सिसिटी वो फील कराता है यार आपको। उसके दिमाग के अंदर कितनी टॉक्सिसिटी होगी ना, वो फील होती है यार ये मूवी देखने के बाद। और वो मुझे 3 घंटे अगर आप सहन नहीं कर सकते, तो इमेजिन दिस गाय लिव्स विद दैट टॉक्सिसिटी डे इन एंड डे आउट, वो कितना टॉक्सिक होगा। बट दिस इज हाउ द वर्ल्ड इज गोइंग। हाँ, मैं फाइनल चीज एंड में ये जरूर कहूंगा कि कई लोग इसे सोशल मैसेज कह रहे हैं कि अरे यार सोशल मैसेज देखो कितना अच्छा। मूवी का कोई सोशल मैसेज नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं कि यार फादर फादर सन बॉन्ड बहुत अच्छा दिखा है। अरे वो कोई, उसको मैसेजिंग मत समझो रे। संदीप रेड्डी वेंगा का कोई भी मूवी में सोशल मैसेज है, यानी आप कितने ज्यादा गलत हो आपके सोचने में। हाउ मच कैन यू बी रॉन्ग? संदीप रेड्डी वेंगा की किसी भी मूवी में कोई भी मैसेज नहीं होता। ये इंडल्जेंट काइंड ऑफ मूवीज है, इसमें आपकी खुजली को और बढ़ाया जा रहा है। इतना ही है ये मूवी, इससे ज्यादा इसको भाव मत दो। आप ये मत समझो कि अरे रे ये तो जवान के कंपैरिजन में उसमें भी सोशल मैसेज है, इसमें अरे नहीं, जवान में वाकई सोशल मैसेज था। इसमें
बिल्कुल सोशल मैसेज नहीं है। क्या सोशल मैसेज है? कुछ लोग कहते हैं अरे पिता और बेटे का तो ऐसा ही रिश्ता होना चाहिए। ऐसा क्यों होना चाहिए? देखो, बाप के मौत का बदला लूँगा, ये थीम ही गलत है। यानी बदले का मतलब अगर संदीप रेड्डी वेंगा के तरीके से बदला लेना है कि मार-काट, खून-खराबा, वो मर गया, डेड बॉडी को भी शूट करना है। ये गलत है ना यार, भले उसने कुछ भी किया हो रहेगा यार। देखो, ऐसा आपने रियल लाइफ में भी देखा होगा, कई सारे लोगों के पेरेंट्स के साथ अन्याय हुआ है, लेकिन उस अन्याय का बदला लेने के लिए कोई खून-खराबा नहीं करता यार, कोई किसी के खून का प्यासा नहीं बन जाता। आप कोर्ट कचहरी करो, वहाँ तक बात ठीक है, लेकिन इसमें जो वॉयलेंस दिखाया है कि वो मर जाता है, मरने के बाद में भी उसको शूट करता है, गलत है रे बाबा, यू आर सिक, दिस इज़ सिकनेस। ये यहाँ से किसी को सीखना नहीं चाहिए यार, डोंट लर्न। रणबीर कपूर से सीखो, उसका कमिटमेंट सीखो, वो कैसा एक्टिंग करता है वो सीखो, उसके रोल से मत सीखो बाबा, ये रोल बहुत खराब किया उसने। दिस रोल इज़ वेरी डेंजरस, वेरी टॉक्सिक। जैसे वो था ना कबीर सिंह वाले एक्टर से सीखो कि एक्टिंग कैसे करनी है, लेकिन वो कबीर सिंह का जो रोल था वेरी टॉक्सिक। यानी देखो यार, कॉलेज में हर किसी की कोई ना कोई क्रश होती है, तो वो क्रश के पीछे इस कदर लग जाना कि उसकी शादी हो गई है फिर भी भूला नहीं, उसका उसके बच्चा हो जाता है, बच्चा होने के बाद में फिर वो शादी करता है उसके साथ, इतना हाथों के पीछे नहीं लगना है यार। हाउ टॉक्सिक कैन यू गेट? तो डोंट लर्न फ्रॉम कबीर सिंह, डोंट लर्न फ्रॉम एनिमल, डोंट लर्न फ्रॉम एनी ऑफ द संदीप रेड्डी वेंगा's मूवीज। ही इज अ टॉक्सिक मैन एंड ऑल हिज मूवीज आर एक्सट्रीमली टॉक्सिक, लेकिन उसका कन्विक्शन देखो, एज अ फिल्म मेकिंग, एज अ फिल्म मेकर उसे देखो कि भैया ये कैसा डायरेक्टर है, कैसा एडिटर है, वैसा उसको अप्रिशिएट करो। जैसे हमारे गांधी जी भी कहा करते थे कि हिटलर में भी कुछ अच्छाइयाँ है, जैसे उसने कृषि के क्षेत्र में बहुत उन्नति करी थी जर्मनी में, तो उन्होंने अप्रिशिएट किया उस बात को। तो संदीप रेड्डी वेगा भी कितना टॉक्सिक हो, लेकिन उसमें कुछ अच्छी चीजें हैं, जैसे उसका डायरेक्शन, उसका स्क्रीन प्ले राइटिंग, उसका एडिटिंग, ये इम्प्रेसिव है, उसका फिल्म मेकिंग इम्प्रेसिव है। इतना ही देखो, इसमें बिल्कुल भी सोशल मैसेजिंग नहीं है, ये जानकर मूवी की तरफ जाओ। और मूवी, मेरा सुझाव ऐसा होगा, एडल्ट है तो चोरी छुपे बच्चों को मत दिखाओ, वाकई एडल्ट यानी एडल्ट ही है ये। दूसरी बात, पूरी फैमिली देख सकती है बाबा, कोई प्रॉब्लम, जितने फैमिली में एडल्ट है सारे देख सकते हैं, लेकिन अलग अलग देख सकते हैं। प्लीज डोंट गो विथ फैमिली, डोंट गो विथ योर स्पाउस, डोंट गो विथ योर बेस्ट फ्रेंड हु कैन बिकम योर स्पाउस, डोंट गो, गो अलोन। या एटलीस्ट इफ यू टेक द टिकट्स, देन सिट सेपरेटली। बहुत ज्यादा ऑकवर्ड मोमेंट्स आएंगे, हर एक रिलेशन के लिए ऑकवर्ड मोमेंट है। So don't go with people, go alone if you want to see this movie, and don't learn anything from the movie. Please don't learn. इसमें सीखने लायक कुछ भी नहीं है इस मूवी में। आप अप्रिशिएट कर सकते हो कि डायरेक्टर बहुत कमाल का है, टेक्निक इसकी अच्छी है, बट सीखने लायक कुछ भी नहीं है। कोई फादर सन बॉन्ड ऐसा नहीं होता है, बहुत विभत्स दिखाया हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, सो दैट वाज माय कंप्लीट रिव्यू। आपको रिव्यू कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। केवल सभ्य भाषा में बात करें कमेंट में, नहीं तो मैं आपके कमेंट्स डिलीट कर देता हूँ, आपको भी पता है। और पहले 100 कमेंट्स को मैं हमेशा जवाब देता हूँ, जो अच्छे भाषा में लिखी होंगी मैं ज़रूर आपको जवाब देता हूँ। अंटिल नेक्स्ट टाइम, जय श्री राम। ये है अमित शिरासा और आप देख रहे हैं फिल्म रिव्यू, फिल्म रिव्यू, फिल्म रिव्यू।